तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर उस पर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स या प्लेन मिरर पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जितना रिफ्रैक्शन पे पूछे गए। रिफ्रैक्शन, बेसिक रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस रे या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इन पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, ठीक। तो इनके क्वेश्चंस पे अपनी कमांड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चलिए पहले शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स की कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, ठीक। जैसे यहाँ पे एक रे है जो इस मीडियम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक बाउंड्री है, ये एक मीडियम और दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रही है। नीचे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 ले लिया और ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n2 ले लिया, ठीक। n1 वाले मीडियम से लाइट जो है वो बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I है। अच्छा, ये जो बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी पास हो रही है, वो क्या कहला रही है यहाँ पे? नॉर्मल। वो क्या कहला रही है यहाँ पे? नॉर्मल, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा बात ध्यान से। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा यहाँ पे अब ये जो रे है जी इस मीडियम में ऐसे जा रही थी, पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, बट दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर करी तो वो इस रास्ते से डेविएट हो गई, इधर जाने लगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये वाली रे कौन सी होगी? तुम्हारी इंसिडेंट रे, और ये रे कौन सी होगी? तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे हम कहेंगे सिंपली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और साथ ही साथ यहीं पे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि रे का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, बट अपने रास्ते से ये कुछ इतने एंगल से डेविएट हो गई है, तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से इतने एंगल से डेविएट हो गई है, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इसी तरह से बेटा यहाँ पे एक चीज़, पहले तो इसमें एक और बात कर लें कि यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने n1 वाला जो मीडियम है, ये नीचे वाला जो मीडियम है उसको डेंसर लिया है और ऊपर वाले मीडियम को रेयरर लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि लाइट जब है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइट जो है वो ऐसे जा रही थी, अब ये इधर शिफ्ट हो गई, थोड़ा सा और डेविएट हो गई, मतलब नॉर्मल से थोड़ा और ज़्यादा दूरी पर डेविएट हो गई, तो इसे हम सिंपली कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा, लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई, नॉर्मल के नज़दीक आ गई, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, ठीक। ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये स्नेल्स लॉ डिसाइड करता है। अभी देख लेंगे कि कब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, ये स्नेल्स लॉ से डिसाइड होगा। और स्नेल्स लॉ से भी अगर और बेसिक बात करें तो ये डिसाइड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसका कम होता है उसे हम रेयरर कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आप सिंपल 9/10 वाली ज्योमेट्री से देख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन जो आ रहा होगा वो सिंपली r माइनस आई आ जाएगा। डेंसर से रेयरर में जब लाइट जाएगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान रखो सिंपली r माइनस आई आ जाएगा। और जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो आप देख सकते हो यहाँ से ये एंगल ऑफ जो डेविएशन है ये टोटल कितना आ जाएगा? i माइनस आर। ये टोटल देखो, ये एंगल i है ना, तो वर्टिकली अपोजिट से इतना पूरा एंगल, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये व्हाइट वाले नॉर्मल से येलो वाली लाइन तक का ये भी एंगल i हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल i हो जाएगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा? i टोटल वाला i माइनस आर, तो i माइनस आर, ठीक। फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ यार सिंपल सा फंडा ऐसे याद रखो, जैसे इस वाले मीडियम में एंगल कितना है? i, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। इस वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह लो, या सिंपली भाषा में अगर मैं एंगल कहूँ कितना है? r, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। तो डायरेक्टली याद रखो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दैट एंगल इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दूसरे मीडियम के अंदर का एंगल, ठीक है। ऐसे देशी भाषा में याद रखने से थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक। बाकी टेक्निकली बोलना चाहो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंसिडेंट मीडियम का इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टेड मीडियम का इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसे कर सकते हो, बट ये सिंपल सी भाषा में याद रखो तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक। उसके बाद कंसेप्ट आता है बेटा अपना क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल क्या? देखो ध्यान से,
जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ रही है। लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे और ज़्यादा मुड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो डेंसर मीडियम के अंदर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम सिंपली क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम सिंपली क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक, कैसे निकाला जाए? सिंपली स्नेल्स लॉ। सिंपली स्नेल्स लॉ, n1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह सी ले लिया है इसी मीडियम में, इक्वल टू n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन r, r की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? सिंपली तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ n2/n1। इसको ऐसे याद रख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लिख रखा है। क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अच्छा इसको कुछ और कहा भी जाता है टेक्निकली, n2/n1 का जो मतलब है n2/n1, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कई लोग, n21। अगर ऐसे लिखा हो तो समझ जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का और फर्स्ट मीडियम का रेशो। ठीक, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बेटा एक बार जान लिया तो उसके बाद अपन को कंसेप्ट याद रखना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आप देख सकते हो ध्यान से कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे डेंसर मीडियम में, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रेयरर मीडियम में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है ना लाइट, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब सवाल आता है कि अगर इससे भी ज़्यादा एंगल बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? तो बेटा ऐसी सूरत में सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट की होने की बजाय रिफ्लेक्ट होने लगेगी। देखो वैसे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है ना, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों होता है। ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो रिफ्लेक्टेड रे लिख दूँ, तो रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक सेकेंड, लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए ना, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, तो सारा का सारा रिफ्रैक्शन जो है वो बंद हो जाता है। सारी की सारी जो रेज है वो उसी मीडियम में वापस आने लगती है। उसी को हम कहते हैं सिंपली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये कब होता है? जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाए और डेंसर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो होने लगेगा क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ मान लो ये नीचे वाला डेंसर है, ये रेयरर है, तो डेंसर में लाइट जो है कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? आई पे। तो ये आई की जो वैल्यू मैंने सी से बड़ी होती हुई दिखाई देने की कोशिश की है, बड़ी, सी से ज़्यादा बड़ी। तो ऐसे केस में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगी। ठीक, चलिए उसके बाद बेटा दूसरा एक ग्राफ यहाँ पे याद रखना है आपको कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ कैसे होता है वो ध्यान रखना है। ठीक, ये एंगल ऑफ डेविएशन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ये लीनियरली नहीं बढ़ेगा। लीनियरली क्यों नहीं बढ़ेगा वो आप सिंपली स्नेल्स लॉ से जान सकते हो। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है ना, तो आप आई और आर के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हो। आई और आर के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो। और फिर डेविएशन क्या है? आर माइनस आई। तो ये बड़ा साइन के फॉर्म में बड़ा उल्टा सीधा ग्राफ आएगा, मतलब बड़ा उल्टा सीधा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन आएगा। तो वो रिलेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, अपने सिलेबस के लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बस इतना सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता जाएगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही होगी। समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बढ़ता चला जाएगा, ये आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये आर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लाइट ये वाली और नीचे की तरफ डेविएट होती जाएगी, नॉर्मल से और दूर जाती जाएगी। ठीक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते तुमने क्रिटिकल एंगल कर दिया, क्रिटिकल एंगल कर दिया, तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, पहली बात तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है कितना? डेंसर से रेयरर में जाए तो आर माइनस आई। तो जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी तो ऐसे केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री।
एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेविएशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन माइनस आई, तो 90 माइनस सी, बस। तो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इतने पोर्शन पर ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसे केस में क्या होने लगता है, सिंपली क्या होने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन आता है उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है पाई माइनस 2i, वो याद रखेंगे ना। प्लेन सरफेस में जो जब रिफ्लेक्शन होता था तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता था, पाई माइनस 2i, है ना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर वाले टॉपिक में आप देख सकते हो, ठीक है। तो पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2i वही रिलेशन चल रहा है। अब जब i की वैल्यू पाई बाई 2 डाल दोगे, i की वैल्यू इसमें पाई बाई 2 डाल दोगे तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल के बाद जो ग्राफ है वो लीनियरली डिक्रीजिंग है, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन कितना डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये ग्राफ सिंपल सा ध्यान रखना, कोई इसमें अलग सा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लॉजिकल कुछ भी नहीं है। उसके बाद बेटा रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है एपरेंट डेप्थ। मतलब सिंपल सी कहानी कि जब वाटर में, पानी की बाल्टी में कई बार, या बकेट या फिर सिंपली एक बाउल में पानी वानी डला हो और उसमें कभी सिक्का डला हो, तो साइड से अगर देखो तो वो सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आता है, या पेन डाल दो, पेंसिल पानी वानी में डालो, साइड से देखो तो वो थोड़ी सी बेंड मुड़ी हुई नज़र आती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब जब आप पानी के अंदर सिक्के को डाल दो और आप देखो उसे, एयर में आप हो, ऑब्जर्वर आप हो ऑब्वियसली, तो आप एयर में हो, सिक्के को थोड़ा सा भी साइड से देखते हो तो सिक्का अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जगह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो अब जानते हैं। देखो, ये मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ पे आप हो एयर में, है ना, ये एयर में, और ये कॉइन जो है वो वाटर में डला हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो वाटर डेंसर है एयर के कंपैरेटिवली, वाटर जो है वो डेंसर है, एयर कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर। तो सिक्के से जब रे निकली, बाउंड्री पे गिरी, तो रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हुआ कि जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हुई, फिर वो रे आपकी आंखों में पहुंची। तो आपको तो ये लगेगा ना कि ये जो रे है ये यहाँ से कहीं से आ रही है, रे को पीछे एक्सटेंड किया ना, तो आपको तो ये लगेगा कि ये जो रे है ये यहाँ से कहीं से आ रही है। तो आपको वही सिक्का जो नीचे था बॉटम में वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ये रीज़न होता है। सिंपली रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन है और कुछ नहीं। उसके बाद ये मान लीजिए बाउंड्री से इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है, और इतनी पे, ये वाली जो डेप्थ है, इतने पे हमें बॉडी जो है वो नज़र आ रही है, तो इसे हमने एपरेंट डेप्थ कह दिया। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ को रिलेट करता हुआ ये फॉर्मूला है डी एपरेंट इक्वल टू डी रियल बाय एन रिलेटिव। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो नीचे लिखा है, अभी समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन है, ये रियल डेप्थ अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ नजर आया, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ऑब्जेक्ट यहाँ था, एक सेकेंड जस्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ था लेकिन दिखाई यहाँ दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये पॉइंटर पे ध्यान देना, इतनी, तो ये शिफ्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, वो सिंपली ये टोटल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में से एपरेंट डिस्टेंस घटा दो तो ये बची हुई डिस्टेंस आ गई। तो जब वो करते हैं ऐसा तो शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 बाय एन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ इक्वल टू, सॉरी, शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को टेक्निकली ऐसे कह देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कौन से मीडियम में आ रहा है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट से रे निकली, यहाँ इंसिडेंट हुई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ आ रहा है, इस मीडियम में। तो ये वाला जो मीडियम हो गया नीचे वाला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वो हो गया मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मीडियम ऑफ इंसिडेंस कह लो। तो n1 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? ऊपर वाले मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो नीचे हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर इस सेटअप में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इसमें अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? n1/n2, n1/n2, n1/n2। ठीक, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, इसकी जगह, ये टेक्निकलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स सी है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ सिंपल सी भाषा में कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। समझ गए ना? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें प्रेजेंट है? n1 में, डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। ऑब्जर्वर किसमें प्रेजेंट है? n2 वाले मीडियम, तो n1/n2। ऐसे याद रखोगे, ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ठीक, चलो ये केस ए था। केस ए क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रियरर में है। सिक्का पानी में था और आप हवा में उसे देख रहे थे। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा, और आंसर वेरीफाई करने के लिए आप एक बात याद रखना कि जो सिक्का, अपने दिमाग में क्या बात रहेगी, ये सिक्के वाली बात तो याद रहेगी ना, कॉमन एप्लीकेशन है कि सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये कि एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से हमेशा कम आएगी। तो आंसर वेरिफिकेशन में ये बात भी ध्यान रखना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपने उल्टी पुट कर दी तो आंसर उल्टा आ सकता है। तो उसको चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ये याद रखना कि जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट हो और रियरर से देखा जा रहा हो तो रियल डेप्थ जो है वो एपरेंट डेप्थ से हमेशा ज़्यादा होती है या एपरेंट रियल से हमेशा कम होती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। फिर केस 2 बेटा, केस बी में अगर ऑब्जेक्ट रियरर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट जो है वो रियरर मीडियम में है। मान लो जैसे कि एक जो बर्ड है वो हवा में उड़ रहा है, एक जो बर्ड है वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और नीचे पानी में एक फिश है, पानी में क्या है? एक फिश है। तो बेटा पानी में जो फिश है वो मान लीजिए क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो आपकी एयर में जो बर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। एयर में जो बर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट है और पानी में जो फिश है वो ऑब्जर्वर है। यानी कि इस बार जो ऑब्जर्वर है वो पानी में होने की वजह से सिंपली डेंसर मीडियम में, इसका मतलब फिश अगर आपकी ऑब्जर्वर है ना, तो वही केस में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने नीचे वाला n1 लिया, ऊपर वाला n2 लिया है ना, तो ये ऊपर में एयर, नीचे वाटर कर रहा हूँ, इसलिए उल्टा सीधा समझ में आ रहा है। लॉजिक सिंपल सा है। ठीक है, लॉजिक सिंपल सा क्या है, देखना ध्यान से कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकली। जब डेंसर मीडियम में रे जाती है तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, इसलिए अपने ओरिजिनल रास्ते से, ओरिजिनल रास्ता ये वाला होना चाहिए था, उससे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। ठीक, तो जब ये आँखों में पहुँचेगी ऑब्जर्वर के तो उसको तो ऐसा लगेगा कि रे यहाँ नीचे कहीं से आ रही है, नीचे कहीं से आ रही है, तो उसको ऑब्जेक्ट जो है वो और गहरा दिखाई देगा और नीचे की तरफ दिखाई देगा। मतलब पानी में जो अगर फिश है वो एयर में उड़ते हुए बर्ड को देखेगी तो बर्ड उसे और ज़्यादा दूर दिखाई देगा। बाकी फॉर्मूला कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा वो पूरा फॉर्मूला सेम है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बस याद आपको ये रखना है कि इस केस में एपरेंट डेप्थ ज़्यादा आ जाएगी रियल डेप्थ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक, बच्ची फिश और बर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो सिंपल सी बात है। ठीक, चलो इसी के बाद रिफ्रैक्शन का एक और एप्लीकेशन बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो जब आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हो तो जो पेपर वेट होते थे ना, या घरों में भी आपके होंगे पेपर वेट वगैरह टेबल पे रखे रहते थे, कांच के वाले जो होते थे, कांच वाले, तो कांच वाले पेपर वेट को किसी के ऊपर रख दो, नीचे कुछ लिखा हो, कई बार नीचे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपने पेपर वेट रख दिया, तो आपको जो उसके वर्ड्स हैं ना वो उभरे हुए, ऊपर की तरफ उभरे हुए नज़र आते थे, उभरे हुए नज़र आते थे। बिल्कुल वही चीज़ आप पढ़ रहे हो कि एक स्लैब है, एक मान लो ग्लास की स्लैब है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास की स्लैब है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो आप मान लो यहाँ से देख रहे हो, पॉइंटर यहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ से देख रहे हो, तो स्लैब क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर देती है। मतलब एक्चुअल में शिफ्ट नहीं कर देती, आपको ऐसा नज़र आएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके यहाँ पर है, तो आपके हिसाब से जो स्लैब ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, सिंपल समझने के लिए। तो रिफ्रैक्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रे ऐसे गई, फिर रेयर से डेंसर में गई तो इधर मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर में गई तो फिर मुड़ गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको तो रे जो है वो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो मतलब स्लैब ने उसके लिए ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट का सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, वो एपरेंट डेप्थ जैसा ही है
टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव। टी क्या है यहाँ पे, टी है बेटा स्लैब की थिकनेस, और एन रिलेटिव यहाँ पे ध्यान रखोगे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें स्लैब रखी हुई है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि यहाँ पे n2 है, डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जो स्लैब है वो रखी हुई है, तो यहाँ पे n2 बाय n1 हो जाएगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो यहाँ पे ये रियल ऑब्जेक्ट था, अगर वर्चुअल भी होता मान लो तब भी क्या अंतर पड़ता देख लेते हैं। जैसे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये जो रेज थी, ये वाली जो रेज थी वो कन्वर्ज होकर यहाँ पर मिलने वाली थी, मिलने वाली ये जो रेज थी वो कन्वर्ज होकर यहाँ पर मिलने वाली थी, बट एक स्लैब के आ जाने की वजह से ये रे जो है वो रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ ना मिलके यहाँ कहीं मिली आके। तो यहाँ पर जहाँ पे रेज एक्चुअल में कन्वर्ज हुई आके वो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का काम कर जाएगा। मतलब रेज जहाँ पे एक्चुअली में कन्वर्ज होनी थी वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन हो गई, ठीक है, और रेज जहाँ एक्चुअल में मिली वो मान लो इमेज हो गई। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी स्लैब ने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया। कितने से शिफ्ट किया, फॉर्मूला यही है। बस यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम बताने का मेरा जो सिंपली इंटेंशन था वो ये था कि स्लैब जो है ना वो ऑब्जेक्ट को हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। कैसे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से स्लैब पर इंसिडेंट रे कैसी है, लेफ्ट से राइट जा रही है। ये स्लैब है ना, ध्यान से देखना, तो स्लैब पे रे कैसे गिर रही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो स्लैब ने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट भी कहाँ किया है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक। इसी तरह पे यहाँ पे देखो स्लैब पर जो रे है वो कैसे गिर रही है, लेफ्ट से राइट गिर रही है, लेफ्ट से आ रही है राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो स्लैब ने इस ऑब्जेक्ट को फिर से कहाँ शिफ्ट किया है, लेफ्ट से राइट ही शिफ्ट किया है। अब रियल है या वर्चुअल है उसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बात ये याद रखनी है कि स्लैब ऑलवेज शिफ्ट्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रेज इंसिडेंटिंग ऑन इट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में जो रेज हैं उस स्लैब पर इंसिडेंट हो रही होंगी उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देती है। बस ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसके बाद अगर बेटा एक से ज़्यादा स्लैब्स प्रेजेंट हो, मान लो n नंबर ऑफ स्लैब्स प्रेजेंट हो, देखो ये एक स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है और लास्ट वाली का nn है। इसकी थिकनेस t1 है, इसकी थिकनेस t2 है, इसकी tn है, और जिस मीडियम में ये सब रखी हुई हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n0 है, ठीक। तो ऐसे केस में ये सारी स्लैब मिलकर इस ऑब्जेक्ट को जिस डिस्टेंस से शिफ्ट कर देती हैं, वो शिफ्ट निकालने का क्या तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, सारे के सारे का शिफ्ट को ऐड करते जाओ, सबके इंडिविजुअल शिफ्ट को बस ऐड करते जाओ। इसका शिफ्ट t1 1 माइनस 1 बाय n रिलेटिव 1, इसका शिफ्ट t2 हो जाता 1 माइनस 1 बाय n रिलेटिव 2, इसका शिफ्ट tn 1 माइनस 1 बाय n रिलेटिव n। अब n रिलेटिव 1, n रिलेटिव 2, n रिलेटिव n का क्या मतलब है, वही जो पहले था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्लैब अपॉन मीडियम। n रिलेटिव 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। पिछले वाले को मत डिवाइड, n2 बाय n1 नहीं कर देना, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम। इसी तरह इसका n रिलेटिव का, इसका क्या n रिलेटिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब nn डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें वो रखा है n0, ठीक है। तो मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, शिफ्ट एक शिफ्ट का फॉर्मूला सबका ऐड करते जाओ बस, ठीक। इसके बाद बेटा बात करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, स्लैब के थ्रू किसी भी रे के लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। लेटरल शब्द का वैसे मतलब होता है साइडवेज, साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो इसका कैसे समझते हैं, जैसे ही स्लैब है मान लो इस तरीके से रखी हुई है बेटा, ठीक है, ये स्लैब इस तरह से रखी हुई है, इस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, ये डॉटेड जो लाइन है ये होना चाहिए था, बट स्लैब डाल दी तो स्लैब हुई तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस मीडियम से इस मीडियम में जाते हुए रिफ्रैक्शन हुआ और फिर वापस स्लैब से बाहर निकलते हुए फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक। अब ध्यान देना सिंपल सी बात यहाँ पे कि ये जो रे है ना, ये रे फाइनली जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट मतलब जो बाहर निकल रही है, तो और इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे के डायरेक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे ही सिंपली हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। मतलब ये रे इधर थी ना, इधर की तरफ जानी थी, ये साइड में कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई, ये रे ऐसे जानी थी ना, ऐसे जानी थी, तो ये साइड में कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई, डी से शिफ्ट हो गई, तो ये डी की जो वैल्यू है वही निकालनी होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक बेसिक बात याद रखोगे कि अगर इस स्लैब के ऊपर और नीचे मीडियम सेम है तो ऐसे केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पैरेलल होंगी, दोनों रेज।
इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब ये कैसे रटें, कोई रटने वाली लॉजिक है नहीं वैसे। आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, ये आई है तो ये आर है, इन दोनों के बीच में स्नेल्स लॉ लगाओगे, फिर ये आर होगा तो इस सरफेस पे भी मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आर हो जाएगा, इस सरफेस पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो आई के ही बराबर आएगा अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है। तो स्नेल्स लॉ लगा दो दोनों तरफ, इधर और इधर स्नेल्स लॉ लगा दो, आपको खुद पता पड़ जाएगा आई अल्टीमेटली ई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखोगे कि अगर स्लैब के ऊपर और नीचे मीडियम सेम है तो ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होंगे, और यानी कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, उसके बाद बेटा ये जो साइडवेज डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये आता कितना है, ये है t sin i माइनस आर अपॉन कॉस आर। यहाँ t क्या है, t है इसकी स्लैब की थिकनेस, साइन आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, r क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और r वही फिर। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए i और r की वैल्यू काफ़ी छोटी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज़ काफ़ी छोटी है, तो ऐसे केस में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आती है वो आती है t इंटू आई 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव, 1 माइनस 1 बाय एन रिलेटिव। अभी एन रिलेटिव फिर से वही है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर उसमें से आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी, जैसे हम नियरली नॉर्मल इंसिडेंस कह देते हैं, मतलब नॉर्मल से बहुत कम एंगल हो इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का दोनों का, तो ऐसे केस में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है t थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 minus 1 by n relative, where n relative is refractive index of slab upon refractive index of medium.